बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम कुछ डिजिटल स्किल्स सीखेंगे। इन स्किल्स में शामिल होंगे दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट हम लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का जो मेन काम है वो ये चार होते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम कंपोजिंग कर सकते हैं। कंपोजिंग मीन कि आप किसी भी तरह का लेटर जो इंग्लिश में है या आप उसको कंपोज कर सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं, फिर उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसके साइज, उसका फाउंट स्टाइल, उसके पैराग्राफ स्टाइल और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप उनको एडिट करके उनको खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। उस फाइल को अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर आप उसको सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट हार्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये एक वर्ड प्रोसेसर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोसेसर है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक प्रोडक्ट है और उसकी प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसके आगे एक टूल है जो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट टाइप करना, उसको एडिट करना, सेव करके प्रिंट देना, उसके लिए डेडिकेटेड है। तो जो सबसे ज्यादा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाला ये टूल है। और वर्ड प्रोसेसर जो प्रोग्राम है इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं जो इसको वर्सटाइल और फेमस बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा। आप डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करेंगे? याद रखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है जिस पर आप कुछ भी टाइप करते हैं या कुछ भी बनाते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल है वो सेव होगी, वो डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होगी, लाइक doc1 और समथिंग लाइक दिस, इस एक्सटेंशन के साथ doc1। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है वो बाय डिफॉल्ट किस नेम के साथ सेव होती है, तो doc1 के नाम से, और इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। इसका नाम क्या होगा? डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप उसको ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो नजर आएगी। अब इसके अंदर क्या है, आप इस साइड पे देख सकते हैं, ये न्यू का ऑप्शन है। आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने काफी सारे बने बनाए जो उसके टेम्पलेट्स हैं वो आ जाएंगे। आप कोई सीवी बनाना चाह रहे हैं, आप कोई इनविटेशन लेटर बनाना चाह रहे हैं, आप किसी को कोई कॉल लेटर बनाना चाह रहे हैं, इंटरव्यू कॉल लेटर बनाना चाह रहे हैं, तो काफी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं जिसको आप सिंपली सिर्फ एडिट करके अपना जो डॉक्यूमेंट है तैयार कर सकते हैं। सीवीज के बहुत सारे इसके अंदर टेम्पलेट्स हैं, इनविटेशन कार्ड के बहुत सारे इसमें टेम्पलेट्स हैं, इसके साथ बिलिंग के बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, काफी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ पर उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको प्रीपेड टेम्पलेट्स में से कोई भी चूज नहीं करना चाहते तो आप सिंपल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है उसको भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑनलाइन स्टोर भी है। आप उसके जरिए ऑनलाइन हजारों की तादाद में टेम्पलेट्स हैं जो अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप उसको सिलेक्ट करके उसको बना सकते हैं। और अगेन अगर आप प्री अवेलेबल टेम्पलेट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हैं। तो पहले स्टेप में आप इस तरह डॉक्यूमेंट को खोलेंगे। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट खोल लेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो फेस है वो आएगा। ये आपका सारा वर्किंग एरिया है जिसमें ऊपर कुछ कंपोनेंट्स हैं और दरमियान में बिल्कुल ब्लैंक एरिया है जहां पर आप चीजें बनाएंगे, और कुछ नीचे कंपोनेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ये आपको सबसे ऊपर ये जो छोटी ये वाली विंडो नजर आएगी, इफ यू कैन सी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये जो बार है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार, क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर चार ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन सेव करने के लिए, और इसके बाद ये पीछे की तरफ एरो बना हुआ है इस तरफ। ये एरो जो है, जो आपने स्टेप एक परफॉर्म किया है वो उसको पिछले स्टेप पे ले जाएगा और इसको ये रीडू कर देगा। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद उससे नीचे आप आएंगे थोड़ा सा तो ये आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू नजर आएगा। ये जो टूल बार है इसको हम टैब्स कहते हैं। ये टैब्स होती हैं और हर टैब के अंदर आपके डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
उसके बाद सबसे ऊपर टाइटल बार आ जाएगा। टाइटल बार के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट का नाम होगा, जैसे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। यहां पर आप जो भी उसको फाइल को रीनेम कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आपको यहां पर नजर आएगा। डॉक्यूमेंट 1 वर्ड ये नाम है, और वर्ड उसको बताएगा इसकी एक्सटेंशन की ये किस फॉर्मेट में है। उसके बाद लास्ट में ये हेल्प बटन्स है, जिसमें टेल मी या कॉन्टेक्ट का जो ऑप्शन है वो आएगा। और उसके बाद एंड में आप यहां पर अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास विंडो के कंट्रोल्स हैं। विंडो कंट्रोल के अंदर आपके पास विंडो को बंद करने का, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आए तो जब आप ये जो टैब्स को क्लिक करते हैं, ये आपके पास टैब्स हैं, जब आप किसी एक टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास उस टैब के अंदर मौजूद ये तमाम ऑप्शंस जो है वो विजिबल हो जाएंगे, ये वाले। अब यहां पर आप देखिए ये होम टैब क्लिक टैब, जब होम टैब को सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो है वो होम टैब में अवेलेबल है। इसको कहते हैं रिबन। ये होम टैब का रिबन है जिसके ऊपर सारे होम टैब्स के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इधर वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और इस तरफ अगर नीचे आ जाए तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, जिससे आप पेज को लेफ्ट राइट या अप डाउन मूव करवा सकते हैं। उसके बाद यहां नीचे जो है लास्ट में हमारे पास जूम का ऑप्शन भी मौजूद है। ये यहां पर आप देख सकते हैं, इस स्लाइडर को आप मूव करवा के आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक फेस जो आपको नजर आता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। अब वन बाय वन कुछ इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। ओके जी, सबसे पहले लिखा हुआ एडिंग एंड मॉडिफाइंग द टेक्स्ट, अंडरलाइन, बोल्ड एंड इटैलिक। हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन कैसे करेंगे, उसको बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिकाइज कैसे करेंगे, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सारी चीजें जो है वो कैसे करेंगे। असल में ये तमाम ऑप्शंस जो है वो मौजूद होते हैं विंडो के होम टैब के अंदर। अगर आप विंडो का होम टैब देखेंगे तो ये जो बेसिक चेंजेस है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले चेंजेस हैं, ये सब के सब होम टैब में मिलेंगे आपको। अब यहां पर आप देखें होम टैब पे आप क्लिक करेंगे तो ये पहले नंबर पर आपको ये जो नजर आ रहा है ये बी लिखा हुआ है। ये बी एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं सो यू कैन सी क्लियरली। ओके जी, ये देखिए अब यहां पर आपके पास ये जो बी लिखा हुआ है ये एक्चुअली इसको बोल्ड करने के लिए आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, आप उसको सिलेक्ट करके जब इस बी को आप दबाएंगे तो इससे आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट की भी होती है जो Ctrl+B होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है या एक्सेल है, इनकी शॉर्ट कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। शॉर्ट की से रिलेटेड हमेशा वन लाइनर जो हमारे एमसीक्यू टाइप पेपर्स होते हैं उनमें शॉर्ट की के हवाले से, शॉर्ट कीज के हवाले से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ जाते हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारा शॉर्ट कीज से रिलेटेड, कीबोर्ड से रिलेटेड एक प्रॉपर डिटेल लेक्चर जो वो आएगा, उसके अंदर हम कंप्लीट शॉर्ट कीज जितनी भी अवेलेबल हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। ओके जी, सेकंड ऑप्शन है, ये आपको टेढ़ा सा आई लिखा नजर आएगा। दिस इज फॉर इटैलिकाइज। इटैलिकाइज मीन जैसे कि आप इसके नाम से भी आपको नजर आ रहा होगा, ये वर्ड्स को जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया हुआ है उसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप ये ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये वर्ड्स थोड़े से इटैलिक हो जाते हैं, थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, टिल्टी हो जाएंगे, थोड़े से डिजाइन में आ जाएंगे। इसको कहते हैं इटैलिकाइज होना। थर्ड हमारे पास ये इस तरह यू लिखा हुआ है और उसके नीचे लाइन लगी हुई है। इट इज फॉर अंडरलाइन। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं और उसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसके नीचे आप लाइन लगाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन उसके लिए इस्तेमाल होगा। और इसके लिए शॉर्ट की जो वो Ctrl+U होती है, इसके लिए शॉर्ट की जो वो Ctrl+I होती है। मैं अगेन जैसे आपको बता चुका हूं, हम इसके ऊपर डिटेल एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे जिसमें हम तमाम शॉर्ट कीज को डिस्कस करेंगे। तो ये वो चंद बेसिक चीजें, इसके साथ साथ बाकी ऑप्शंस भी यहीं पर अवेलेबल हैं। आप यहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे साइज उसका बढ़ा सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, और उसके पैराग्राफ की साइजेस जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है, अब आपने एक डॉक्यूमेंट फर्ज करें, आपने कुछ टाइप कर लिया है, आपने उसको बना लिया, उसको एडिट कर लिया, अब आप उसको सेव करना चाह रहे हैं, आप अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर उसको सेव करना चाह रहे हैं, उसका तरीकेकार क्या है।
तो आप क्या करेंगे, आप डॉक्यूमेंट के होम टैब पे जाएंगे, जैसा कि आपको ऊपर दिखाया जा चुका है ये होम, इसके साथ है ये फाइल वाली टैब। आप फाइल वाली टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस जो है वो नजर आएंगे। यहां से आप ये सेव एज का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहां पे आपको दो ऑप्शन एक्चुअली नजर आ रहे हैं, एक सेव और दूसरा सेव एज। तो सेव और सेव एज में क्या फर्क है वो मैं आगे आपको तफसील से बताता हूं। जब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेकंड स्टेप में वो आपको पूछेगा कि आप उसको सेव कहां करना चाहते हैं। आप उसको वन ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं, पीसी में सेव करना चाह रहे हैं, किसी और प्लेस पे सेव करना चाह रहे हैं, तो आप यहां से दिस पीसी सिलेक्ट करेंगे। ये आपको सेव करवाएगा आपकी लोकल हार्ड ड्राइव में, जो आपने उस पीसी के अंदर हार्ड ड्राइव लगाई हुई है उसके अंदर आपको सेव करवाएगा। जब आप दिस पीसी सिलेक्ट करेंगे तो आगे उसके बाद लोकेशंस आ जाएंगी आपके पास आपके पीसीज की, कि आप पीसी के अंदर किस लोकेशन पर, किस ड्राइव में, किस फोल्डर में या किस जगह पे जाके उसको सेव करना चाहते हैं। आप लेट्स सपोज डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप डेस्कटॉप को लोकेशन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आप इस विंडो के अंदर अब आप क्या करेंगे, आप यहां पर उस फाइल का नाम लिखेंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम लिखना चाह रहे हैं वो आप लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया doc1 लिखा हुआ होगा, बट आप उसको रीनेम कर सकते हैं, उसको आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम देंगे और उसके बाद आप यहां से सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूं। ओके जी, अब मजीद जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है किसी डॉक्यूमेंट के उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट को। क्या आपने जो टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट को, ये अलाइंड है, ये परफेक्टली अलाइंड टेक्स्ट है। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड इसकी एक ही साइज में, इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट करना बोलते हैं। ये भी होम टैब के अंदर ही पाई जाती हैं। होम टैब के अंदर ये आपको लाइंस नजर आ रही होंगी, ये लाइंस ही आपको बता रही हैं कि आप टेक्स्ट को किस तरह अलाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप टेक्स्ट को चार तरीकों से अलाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज लेफ्ट अलाइन, कि आप उसको लेफ्ट साइड से अलाइन करें। सेकंड इज राइट अलाइन, आप टेक्स्ट को राइट तरफ से अलाइन करें। थर्ड इज सेंटर अलाइन, कि आप टेक्स्ट को सेंटर में रखें। और लास्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई मींस कि आप उसकी दोनों साइडों को बराबर, पेज के दोनों साइडों को वो बराबर ले आएगा। जैसे ये जो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कि दोनों साइडें बराबर है, ये जस्टिफाइड है, ये दोनों साइड से बराबर है। अगर आप इसको लेफ्ट अलाइन करते तो वो इस साइड को बराबर कर देता और इधर से लाइन कोई छोटी कोई बड़ी वैसे रह जाती। और अगर आप अगर आप इसको राइट अलाइन करते तो ये राइट साइड से जो है वो बिल्कुल अलाइन हो जाता, बट इस साइड से जो लाइंस है वो अलाइन नहीं होती। इस तरह जो सेंटर अलाइन है, तो सेंटर अलाइन का ऑप्शन इस सारी लाइंस को सेंटर में ले आता, वो लेफ्ट या राइट साइड से उसको अलाइन नहीं करता। लास्ट में हमारे पास जस्टिफाई है, और जस्टिफाई जो है वो उनको बोथ साइड से, लेफ्ट और राइट, पेज के दोनों साइड से उसको अलाइन कर देगा। तो ये पैराग्राफ अलाइनमेंट कहलाती है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे हमारे पास है जी पेज मार्जिन्स। अब पेज मार्जिन से क्या मुराद है? अब पेज मार्जिन से मुराद ये है कि आप कितने एरिया में डॉक्यूमेंट को टाइप करना चाहते हैं। पेज के साइड्स पर आप बॉर्डर को छोड़ते हैं फाइल में लगाने के लिए। ऑब्वियसली अब बता, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट किया, आप उसको फाइल में लगाना चाहते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड पे अगर कोई स्पेस होगी तो आप वहां से पंच करके उसको फाइल में लगा सकेंगे। तो मार्जिन्स असल में बोथ साइड से, जो पेज के चारों तरफ से एक एम्प्टी स्पेस छोड़ने को कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये भी होम टैब के अंदर, सॉरी लेआउट टैब के अंदर पाया जाता है। लेआउट टैब के अंदर आप इस तरह का ये मार्जिन्स का ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं, जो आपको ये डिफाइन करेगा कि आप किस तरह से पेज की चारों साइड से, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, चारों साइड से एम्प्टी स्पेस को छोड़ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हाफ इंचेस पे भी होता है कि चारों तरफ से हाफ इंचेस होते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड से 1 इंच और बाकी 3 साइडों से हाफ इंच, ये डिफॉल्ट मार्जिन है। बट आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा चारों तरफ से कर सकते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी पेज लेआउट। आप जब पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे या पेज लेआउट की जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मार्जिन के साथ एक दूसरी चीज नजर आएगी, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन असल में ये डिफाइन करती है
कि पेज की डायरेक्शन आप क्या रखना चाहते हैं। अगर पेज आप इस तरह लेके आएंगे ये लैंडस्केप है, और अगर आप पेज को इस तरह रखेंगे ये आपके पास पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ओरिएंटेशन है, तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं कि आप इमेज के अंदर टेक्स्ट के अंदर कोई इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, कुछ टाइप किया, और आप चाह रहे हैं कि आप उसके अंदर जो है कोई इमेज है वो उसको इंसर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, ये होम टैब के बिल्कुल साथ ही है। इंसर्ट टैब पे जब जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें इंसर्ट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, क्लिप आर्ट है, बहुत सारे वर्सटाइल ऑप्शन यहां पर मौजूद है। आप उन डिफरेंट चीजों को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें इस एरिया में एक पिक्चर जो है वो इंसर्ट करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर इंसर्ट और ये पिक्चर्स का ऑप्शन मौजूद है, आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो क्या करेगी, ये आपको नेविगेट कराएगी आपकी लोकल हार्ड ड्राइव पे, या आपके कंप्यूटर के अंदर जो सेव्ड पिक्चर्स हैं वो दिखाएंगे। और यहां से आप नेविगेट करके जो आपकी रिक्वायर्ड पिक्चर है जिसको आप यहां पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे इंसर्ट का ऑप्शन होगा। यहां पर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे पिक्चर यहां पर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे तो आप उस पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उसको रैप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप पिक्चर्स को बहुत सारे तरीकों से एडिट कर सकते हैं। आप उसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, अगर आप किसी पिक्चर के बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से डॉट्स जो है ना उसके किनारों पे बन जाएंगे। वो डॉट्स आपको आजादी देते हैं कि आप उनको पकड़कर किसी भी साइड पर उस पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप उस पिक्चर के ऊपर कर्सर को लेके आए तो वो कर्सर कुछ इस तरह से बन जाएगा 4 साइड एरोज के साथ। इसका मतलब ये होता है कि आप उससे पकड़कर पिक्चर को किसी भी साइड पर मूव करवा सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज है, आप उस इमेज को टेक्स्ट के साथ अलाइन भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसके अंदर होता है रैप द इमेज। आप उस रैप इमेज से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके साथ आप उसको टेक्स्ट के साथ अलाइन कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के अंदर फिट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट की साइड पे फिट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर फिट करना चाह रहे हैं, वो सारा कुछ आपको इमेज अलाइनमेंट के अंदर मिल जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉपी पेस्ट किस तरह करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो इसके अंदर ऑप्शन है वर्ड के अंदर वो है कॉपी पेस्ट का। आपने काफी दफा इसको सुना होगा। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की बहुत सारी शॉर्ट कीज हैं। इंशाल्लाह आप उसको डिटेल से देखेंगे। तो आप उसको कट या कॉपी कर सकते हैं। आपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर कोई प्लेस है, कोई कुछ लिखा हुआ है, अगर आप उसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप उस सारे डॉक्यूमेंट को या उस सारे मटेरियल को जिसको आप कॉपी बनाना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको कंट्रोल सी के जरिए कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सारा जो टेक्स्ट है यहां से खत्म होके डिलीट होके किसी दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाए तो फिर आप कट की कमांड इस्तेमाल करेंगे। आप कॉपी करेंगे उसको डुप्लीकेट करने के लिए और कट करेंगे उसको वहां से रिमूव करने के लिए। इसके अलावा आप शॉर्ट कीज के साथ साथ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के साथ उसको राइट क्लिक करें तो वहां पर भी आपको कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन नजर आ जाएंगे। और जब आप कट या कॉपी कर लेंगे फिर आप कमांड यूज करेंगे कंट्रोल वी की। कंट्रोल वी इज यूज फॉर टू पेस्ट दैट कॉपीड कंटेंट। पीछे जो आपने कट या कॉपी कंटेंट किसी कंटेंट को कट या कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट करने के लिए आप फिर कमांड कंट्रोल वी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह आप कॉपी या पेस्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। और ना सिर्फ वर्ड को मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको, बल्कि इमेजेस को या टेबल्स को आप उनको कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। ओके जी,
यहां पर हमारे पास कॉपी और पेस्ट होम टैब के अंदर जो ऑप्शन आप यहां पे देख सकते हैं, ये यहां पर ये कट कॉपी पेस्ट के लिए आपका क्लिपबोर्ड बना हुआ है। आप यहां से कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जो फॉर्मेट है उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ये कॉपी करने का ऑप्शन है। तो ये सारे आपको होम टैब के बिल्कुल स्टार्ट में मिल जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन, अब हम यहां पर देखते हैं कि स्पेल चेक, ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। चूंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली मुमकिन है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसके लिए वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है स्पेल चेक का। आप पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको क्लिक कर सकते हैं, जिससे जो वर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या स्पेलिंग करेक्शंस हैं उनको चेक कर सकता है। ये आपको इस रेफरेंस वाले पेज के अंदर, रेफरेंस वाले टैब के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल टूल्स भी होती हैं जैसे ग्रामरली वगैरह, वो आपके लिए वो भी इसको स्पेलिंग को चेक कर सकता है। ओके जी, आगे है बुलेट्स लगाना। आपने एक लिस्ट बना ली है, नंबर लिस्ट बना ली, जैसे आप लिस्ट बनाते हैं और उसके स्टार्ट में आप 1 2 3 इस तरह लिखते हैं, या कोई डॉट वाली लिस्ट बनाना चाहते हैं या कोई स्टैरिक बनाना चाहते हैं, उसको नंबरिंग और लिस्ट कहते हैं। तो होम टैब के अंदर आपको इसका भी ऑप्शन मिल जाता है। आप सिर्फ उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और नंबरिंग और बुलेटिंग वाली जो लिस्ट है उस पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके हर जो उस लिस्ट का कंटेंट है उसके साथ नंबर्स या बुलेट्स लगा देंगे। ओके जी, अब इस बुलेट्स के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप बुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे तरीकों से, जैसे देख सकते हैं डॉट है, सर्कल है, स्क्वायर है, स्टैरिक है, एरो है, टिक है। इसके अलावा और भी काफी सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी जो लिस्ट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैरेक्टर के अलावा नंबर्स लगाना चाह रहे हैं, 1 2 3 के आगे ब्रैकेट, रोमन में ABC, स्मॉल हो या कैपिटल, मतलब बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। बट बी रिमेंबर कि इसके अंदर अगर आप लिस्ट के साथ नंबर्स या बुलेट लगाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, और आपके हर एंटर के साथ, मसलन आपने एक लाइन लिखी है, उसके बाद एंटर लगाते हैं तो वो आगे वाली लाइन शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं तो आगे वाली लाइन शुरू हो जाती है। फिर आप एंटर प्रेस करते हैं, आगे वाली लाइन शुरू हो जाती है। तो आपके हर एंटर के बाद ये नंबर्स या बुलेट्स जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएंगे हर एंटर के बाद, यानी कि हर नई लाइन जो एंटर के साथ स्टार्ट हुई है उसके आगे जो इस तरह के बुलेट्स या नंबर्स जो है वो लग जाएंगे। आप यहां पर जो नीचे से यहां पर एक डिफाइन न्यू बुलेट, यानी कि इससे आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी बुलेट्स को बना सकते हैं। अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ आप बुलेट्स और फिर सब बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो वो मल्टी लेवल जो बुलेटिंग है वो भी यहां पर की जा सकती है। ओके जी, जैसे मैंने पहले बात की कि सेव और सेव एज में क्या फर्क है, आप सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं दो ऑप्शन आते हैं, एक सेव और सेव एज का। तो फर्क देखते हैं। सेव अ कमांड इन द फाइल मेन्यू दैट स्टोर्स द डाटा बैक टू द फाइल एंड फोल्डर इट ओरिजिनली कम फ्रॉम। जब आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये उस फाइल या फोल्डर को वहां पर सेव करेगा जहां पर वो डाटा ओरिजिनली आ रहा है, जहां से आपने उस फाइल को पिक किया होता है। और सेव एज जो कमांड है ये आपको नई लोकेशन पर फाइल को सेव करने के लिए मदद देगा। सिंपल सेव करेंगे तो जहां पर वो ऑलरेडी थी वहीं पर सेव हो जाएगी, और जब आप सेव एज करेंगे ये आपको उसकी एक नई कॉपी बनाने के लिए या उस नई फाइल को किसी नई लोकेशन पर सेव करने की आजादी देता है। उसके बाद जो सेव है ये आपको हेल्प करता है डाटा लॉस करने में, या जो भी आप अपडेशन कर रहे हैं वो उसको सेव करता रहेगा। बट जो सेव एज है जो एग्जिस्टिंग फाइल को एक नई लोकेशन पर सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी भी एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस आप दबाते जाए तो वो साथ साथ डॉक्यूमेंट जो भी आप उसमें अपडेशन करेंगे वो साथ साथ सेव होता जाएगा। बट अगर आप सेव एज को इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको अगेन फाइल को नए सिरे से नई लोकेशन पर सेव करने के लिए ले जाएगा। अप्लाइज टू द करंट फाइल,
ये जो फाइल चल रही है उसी के साथ ही अप्लाई होता है, उसी फाइल को आप बार बार अपडेट कर रहे हैं, वो उसी फाइल को बार बार सेव करता जाएगा। बट जो सेव एज है ये एक न्यू फाइल के ऊपर अप्लाई हो सकता है। अच्छा, इसके लिए सिर्फ एक ही स्टेप है सेव करने के लिए, आप कंट्रोल एस दबाते हैं, यू डन, आपका काम जो है मुकम्मल हो गया, वो सेव कर देगा। बट इसके लिए आपको 3 या 4 स्टेप्स जैसे हमने पहले बताया, एक विंडो ओपन होती है, लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, फाइल का नेम रखते हैं और उसको सेव करते हैं। उसके बाद डज नॉट अलाउ सेविंग द फाइल इन द सम अदर फॉर्मेट, ये उसको सेव वाला जो फॉर्मेट है जो सबसे ज्यादा इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये सेव वाला जो ऑप्शन है यह फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही फॉर्मेट में सेव कर पाएगा, यानी कि डॉक एक्सटेंशन के साथ ही सेव करवाएगा। बट जो सेव एज है ये अदर फॉर्मेट में सेव करवाने में भी हेल्प करता है। बस आप उसका पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं, आप उसका जेपीईजी बनाना चाह रहे हैं, आप उसकी पीएनजी बनाना चाह रहे हैं, जो फाइल के अदर फॉर्मेट्स हैं उनको उसके अंदर सेव करने के लिए भी आपको सेव एज का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो ये था डिफरेंस सेव और सेव एज में। ओके जी, मूव करते हैं। अब आप उसके अंदर एक टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी फाइल के अंदर आपको टेबल बनाने की जरूरत है, आप टेबल को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। जब इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहां पर आप देखें आपको ये टेबल का ऑप्शन जो है वो नजर आ जाएगा। आप इस पर टेबल पर क्लिक करेंगे तो अब टेबल को इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आपके पास प्री डिटरमिन इस तरह से बॉक्सेस आ जाएंगे, आप कर्सर को मूव करवा के अपने जो रोज और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कर्सर को इधर मूव करवाएंगे, ये बॉक्सेस जो है वो ब्लू होने शुरू हो जाएंगे। इस तरफ को मूव करवाएंगे, ये बॉक्सेस आपको बता देंगे आपने कितनी रोज जो है वो बनानी है। और इस तरह अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो ये आपको कॉलम्स बता देगा कि आप कितने कॉलम्स बनाते हैं। तो आप कर्सर को मूव करके यहाँ पे क्लिक करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, आप खुद से टाइप करके बताना चाहते हैं कि आप इन्हें कॉलम कितने बनाने हैं, रोज कितनी बनानी है, आपकी कॉलम या रोज की विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए और बाकी अदर ऑप्शन, तो उसके लिए आपके पास नीचे ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप एक फॉर्मेट पेन के जरिए उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उससे बॉर्डर्स को, लाइंस को, कोई कॉलम मर्ज करने हैं, छोटे करने हैं, बड़े करने हैं, तो वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल जो है वो उसको ऐड कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी हेडर एंड फुटर। आप पेज के अंदर हेडर, फुटर, पेज नंबर और कैसे लगा सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर एक्चुअली डॉक्यूमेंट का हेड होता है। डॉक्यूमेंट के ऊपर, सबसे ऊपर वाले बॉर्डर के अंदर आप कोई फिक्स चीज लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पेज नंबर लिखना चाहते हैं या कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, कोई और नॉमिनेशन करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर आए। इस तरह फुटर जो है उसी डॉक्यूमेंट के फुट पर, नीचे वाली साइड पर, ये इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है जो आप चाह रहे हैं कि पूरी, आप 100 पेजेस की एक फाइल है और आप उन सब के ऊपर अपनी कंपनी का नाम और कंपनी का फोन नंबर देना चाह रहे हैं, तो अब आप हर पेज को अलग अलग तो टाइप नहीं करेंगे, उसके लिए आप हेडर और फुटर का ऑप्शन यूज करेंगे। आप हेडर में जाएंगे, वहां पर आप कंपनी का नाम या कंपनी का फोन नंबर लिखेंगे तो वो इंटायर डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाएगा। इस तरह फुटर में लिखेंगे तो वो इंटायर डॉक्यूमेंट के फुटर में आ जाएगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर हेडर और फुटर का। जब आप हेडर और फुटर पर क्लिक करेंगे, इसके आगे फिर फर्दर फॉर्मेट्स हैं कि आप किस तरह का, किस डिजाइन का हेडर और फुटर चाहते हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे कि आप सेंटर में नंबर लगाना चाह रहे हैं, साइड पे कुछ लिखना चाह रहे हैं, सेंटर और साइड दोनों पे लिखना चाह रहे हैं, तो वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको हेडर और फुटर के टैब के अंदर मिल जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्रेयर्स एंड सिनोनिम, थ्रेसेस और सिनोनिम फीचर्स जो हैं वो आप इसके अंदर उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके किसी भी डॉक्यूमेंट के सिनोनिम्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा इस मेन्यू के अंदर, या आप इस डॉक्यूमेंट किसी को भी जो उसके अंदर वर्ड लिखे हुए हैं या आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया आप उसको सेलेक्ट करें, उस पर राइट क्लिक करें तो आपका ये विंडो आ जाए, तो इसके अंदर ये आपको सिनोनिम्स का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं। आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट, जो आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, अब आप चाह रहे हैं कि आप उसको प्रिंट आउट करें, तो इसकी कमांड प्रिंट की होती है और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल P।
कंट्रोल P दबाकर भी आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आप जब होम टैब पे जाएंगे, होम टैब के साथ फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर प्रिंट का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉपीज, आप कितनी बनाना चाह रहे हैं। यहां पर आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, जिस प्रिंटर के थ्रू आप अपने जो प्रिंट लेना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे कुछ सेटिंग्स हैं जिनमें आप क्या डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, वन साइड पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उनका कॉलेज बनाना चाह रहे हैं, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, पेज का साइज क्या होगा, उसके मार्जिन क्या होंगे, एक पेज पर कितने पेजेस होंगे। तो ये सारी सेटिंग्स जो आपको प्रिंटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहां पर ये था हमारे वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को बनाना और फिर उसको सेव करना, उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी एडिटिंग, उसके अंदर टेबल बनाना, पिक्चर्स को इंसर्ट करना। ये वो बेसिक चीजें हैं जिससे आप कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। लेकिन देयर आर अ लॉट मोर ऑप्शंस आर देयर। आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं जी, अब हम इसके ऊपर पावर पॉइंट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने की इजाजत देता है। आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े इदारों के अंदर ब्रीफिंग्स देते वक्त, या यूनिवर्सिटीज के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर टीचर्स या स्टूडेंट्स जो प्रेजेंटेशंस देते हैं, वो सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर बनाई जाती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, उसको अंदर एनिमेशन कैसे लगाते हैं, स्लाइड का फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, आइए अब हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आप माउस का कर्सर जो है वो पावर पॉइंट के आइकॉन के ऊपर लेके जाएंगे, उस पर डबल राइट क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। और अगेन जब वो ओपन होगा तो स्टार्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही इसमें काफी सारे प्री डिजाइंड टेम्पलेट्स मौजूद हैं, बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल होंगे। आप उनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं या नया भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड ली और आप उसको नया बनाना चाह रहे हैं तो यहां पर आपके पास न्यू स्लाइड का ऑप्शंस मौजूद है। आप न्यू स्लाइड पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के फॉर्मेट्स आ जाएंगे कि आप किस तरह की स्लाइड बनाना चाह रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये टाइटल स्लाइड है तो इसमें सिर्फ टाइटल की प्लेस है, टाइटल और कंटेंट है, दो बॉक्सेस बने हुए हैं, सेक्शन हेडर है, दो इमेजेस के साथ टेक्स्ट है, दो इमेजेस के साथ एक हेड है। तो मतलब आपको स्लाइड की डिफरेंट फॉर्मेट मिल जाएंगे जो आप अपनी जरूरत के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसमें आप अपना डाटा टाइप कर सकते हैं। ओके जी, नई स्लाइड ऐड होगी। अब आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए अच्छा याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और वर्ड में काफी सारी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। सेव करने का तरीका, इंसर्ट करने का तरीका, आपको काफी सारी चीजें जो है वो मिलती जुलती नजर आएंगी। इसलिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो पावर पॉइंट आप 80% ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। उसकी शॉर्ट कीज भी ऑलमोस्ट सेम है, उसको करने का तरीकाकार, प्रोसीजर भी जो है तकरीबन सेम है। अब आप जैसे हमने पीछे देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी कि आप कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहां पर आपको नई स्लाइड ऐड करने है या टेबल ऐड करना है, कोई पिक्चर ऐड करनी है, स्क्रीनशॉट ऐड करना है, फोटो एल्बम, मतलब ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। और टेबल के अंदर वैसे ही जैसे हमने पीछे देखा कि आप टेबल को खोलेंगे, उसको इंसर्ट या सिलेक्ट करने के सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि आप कोई नोट ऐड करना चाह रहे हैं किसी स्लाइड के साथ। फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, आपको एक स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन बना के भेजी है और आप उसके साथ अपना नोट ऐड करना चाह रहे हैं कि आप उसको इमेंड कर दें या उसको चेंज कर दें या उसको ठीक कर दें। तो वो नोट आप कैसे ऐड करेंगे? आप व्यू टैब में जाएंगे, व्यू टैब के अंदर, और व्यू टैब के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके अंदर जो पहले नंबर पर है वो नोट्स है। आप स्लाइड के साथ जो वो नोट्स अटैच कर सकते हैं। जैसे आप उस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो इस साइड पर ओपन हो जाएगी। जब आप न्यू पे सिलेक्ट करेंगे, नया नोट, और यहां पर आप उसको आगे टाइप करके डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी हर स्लाइड के साथ एज ए टीचर या एज ए ऑब्जर्वर आप किसी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ अपने नोट्स जो हैं वो दे सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिंग अ स्लाइड शो एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके जी, अब जो स्लाइड शो है, अब आपने अपनी जो फाइल है उसको बना लिया, आपने उस पर सारा कंटेंट बना लिया। अब आप चाह रहे हैं उसको स्लाइड शो प्रेजेंट आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए की इस्तेमाल होती है F5।
जब आप उसको F5 पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी स्लाइड शो यानी कि एक पूरी स्लाइड पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी और वो 1 बाय 1 स्लाइड जो है वो आगे चलती जाएगी। दूसरा ऑप्शन, आप स्लाइड शो पे क्लिक करके उस स्लाइड शो को सेटअप भी कर सकते हैं, मतलब उसको एनिमेट करवा सकते हैं। आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि इतनी देर के बाद नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, या क्लिक करने पर नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, एरो क्लिक करने पर नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएंगे। ओके जी, अब अगर आप टाइमिंग को एडिट करना चाह रहे हैं, आप टाइमिंग जो लगाई हुई है उसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप व्यू टैब में जाएंगे, वहां पर स्लाइड सॉर्टर उसको सिलेक्ट करेंगे, ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे और फिर एक स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और उस स्लाइड के साथ आप उसकी ट्रांजिशन के लिए जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो कर सकते हैं। आप टाइमिंग लगा सकते हैं, उसको किसी बटन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, क्लिक के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, आप उसको प्रीवियस स्लाइड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये आपको उसके स्लाइड शो के हवाले से सभी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो उसको आप उस हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस प्रेजेंटेशन टूल की इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये प्रेजेंटेशन टूल पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशंस बनाने का जो मकसद होता है उनमें सबसे पहले तो आप ये देखें, ये पॉइंट टू पॉइंट फोकस करने वाली चीजें होती है। अगर आपने स्लाइड शो देखे हुए, अगर आपने प्रेजेंटेशंस देखी हुई, आप देखेंगे कि स्लाइड्स के ऊपर अमूमन पॉइंट्स नॉमिनेट हुए होते हैं, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं और आप उन पॉइंट्स को आगे डिस्कस करते हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट फोकस करने के लिए हम पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाते हैं। उसके बाद फर्दर ये दूसरी जो जबरदस्त चीज है इसके अंदर वो अट्रैक्टिव विजुअल्स हैं। आप इसके अंदर कलर्स के इस्तेमाल से, एनिमेशन के इस्तेमाल से और उसके अलावा उसके डिजाइन के इस्तेमाल से आप उसको विजुअली अफेक्टिव बनाते हैं, विजुअली अट्रैक्टिव बनाते हैं, जो देखने वाले को अच्छा लगता है, उसके अटेंशन को ग्रैब करता है। तो इसलिए ये जो पावर पॉइंट है या इन शॉर्ट हम इसको पीपीटी कहते हैं, तो पीपीटी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो इसलिए भी बनाई जाती हैं। उसके बाद फर्दर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप उनको आसानी के साथ इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं, जो एक ही स्लाइड के ऊपर दूसरों को दिखाए जा सकते हैं। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक कर लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो आप स्लाइड के ऊपर उसको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करके प्रेजेंट करते हैं, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक कर देता है और आसानी पैदा कर देता है देखने वाले के लिए। उसके बाद यूजर ओनरशिप, कि जिसने वो स्लाइड बनाई हुई है वो ही उसको ऑन करता है, वो उसके हर वर्ड को, हर लाइन को, जो कुछ यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है उसको ऑन करता है और उसकी तमाम तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटर के ऊपर होती है, तो वो उसको टोटली एक्सप्लेन करता है। तो ये इसकी कुछ इफेक्टिवनेस थी। आगे जी मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी, ये आप इसको दूसरी जो मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं, जैसे आप किसी स्क्रीन के साथ, किसी मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के साथ अटैच करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो एज ए टूल इसके साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। उसमें इजी एक्सेसिबल है कि आप इसके ऊपर जो कुछ भी बनाते हैं वो एक्सेसिबल, इजी एक्सेसिबल होता है। आप प्रेजेंटेशन को डिफरेंट बटन्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रेजेंटेशन के साथ टाइमर लगा सकते हैं, उसको बटन्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो डिफरेंट एनिमेशंस हैं उनके ऊपर टाइम लगा सकते हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली शो जो है वो चलता रहता है, जो एक एक्सेस करने में ज्यादा इजी होता है। तो यहां तक था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। होपफुली आपकी इन दोनों स्किल्स को आज के सेशन जो है वो मजीद बेहतर बनाएगा। बाकी प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो तीसरी स्किल है जिसपे हम बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल और इन शॉर्ट ईमेल। जिस तरह से आईसीटी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, वैसे ही दूसरों के साथ कम्युनिकेशन का हमारा जो तरीका है वो भी इवॉल्व हुआ है। कन्वेंशनल तरीके में हम लेटर्स लिखते थे, उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते थे और पोस्ट ऑफिस कई दिन के बाद उस लेटर को डेस्टिनेशन पर पहुंचाता था। बट विद द एडवांसमेंट इन द आईसीटी, अब आप इलेक्ट्रॉनिक मेल विद इन अ सेकंड दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी शख्स को भेज सकते हैं। तो अब आप ईमेल कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के किसी प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे याहू है या जीमेल है। जीमेल इस वक्त मोस्ट पॉपुलर ईमेल
प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले आपको जीमेल के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो कुछ इस तरह का प्रीफेस आपके सामने आएगा। जब आप अपने अकाउंट को खोलते हैं, इधर कुछ हमारे पास ऑप्शंस आएंगे और इस साइड पर आपकी जो है वो ईमेल्स आपको नजर आ रही होंगी। तो अब अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाह रहे हैं, उससे पहले आप ये कुछ चीजें समझ लें। जैसे ये आपका इनबॉक्स है, जैसे मोबाइल के मैसेजिंग सेंटर में आपका इनबॉक्स होता है, आपकी जितनी भी ईमेल्स आएंगी वो इस इनबॉक्स में आएंगी। स्टार्ट ईमेल, जो आपने इंपॉर्टेंट ईमेल्स को स्टार किया होगा, ये वो स्टार्ट ईमेल यहां पर आएंगी। स्नूज, जिनका आपने टाइमर बंद किया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क किया होगा, यहाँ पे आपकी सेंट ईमेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे ड्राफ्ट आ जाएंगी जो रेडी टू सेंड है, और बाकी अदर कैटेगरीज यहाँ पर नीचे मौजूद है। और सबसे ऊपर ये है वो ऑप्शन जिसके जरिए आप ईमेल बना सकते हैं, जिसे हम कंपोज करना कहते हैं। आप एक नई ईमेल बनाना चाह रहे हैं, किसी को ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी जो आपको एक नई ईमेल टाइप करने का तरीकाकार बताएगी। ओके जी, अब हम देखते हैं कि ईमेल्स की टाइप्स कितनी हैं। ईमेल्स की जो टाइप है वो कितनी, हम उसके बारे में देखते हैं जी। तो सबसे पहले जो पहली टाइप है दैट इज अ बाउंस्ड ईमेल, एन ईमेल डिलीवरी ऑन विच इज प्रॉब्लमेटिक आर इम्पॉसिबल। ऐसी ईमेल जिसका आप एड्रेस गलत लिख बैठे हैं, जिसका एड्रेस ठीक नहीं है, तो वो आगे डिलीवर नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली जब एड्रेस ठीक नहीं होगा, अगर डिलीवर नहीं होगी, वो बाउंस होकर वापस आपके पास आ जाएगी। इस तरह की ईमेल को हम बाउंस्ड ईमेल कहते हैं। आगे जी मेलफॉर्म्ड ईमेल, ऐसी ईमेल है जिसका फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, आपने उसको उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उस ईमेल को नहीं बनाया है, उसका सब्जेक्ट पूरा नहीं किया, उसका एड्रेस पूरा नहीं किया, या उसके अंदर जो कंटेंट आप साथ में अटैच कर रहे हैं वो इम्प्रॉपरेट है, तो इसको हम मेलफॉर्म्ड ईमेल कहते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है फेक ईमेल, वो ईमेल जिसके अंदर फेक जो सिंबल्स हैं या फेक कंटेंट जो है वो जनरेट किया गया। उसके बाद इनएक्टिव एन कौन सी ईमेल होती है, जो रिसीव तो ईमेल कर रहा होता है बट न्यूज लेटर को कभी भी उसने रीड नहीं किया, यानी कि एक्टिव ईमेल्स नहीं। किसी ने ईमेल का अकाउंट तो बना लिया बट वो उसको खोलता नहीं है, उसको देखता नहीं है, उसकी ईमेल्स को चेक नहीं करता, वो इनएक्टिव अकाउंट है। तो आप जब ऐसे अकाउंट पे, अब इस तरह के अकाउंट एग्जिस्ट तो करते हैं, तो जब आप इस तरह के अकाउंट पे ईमेल सेंड करेंगे तो ईमेल डिलीवर तो हो जाएगी बट वो रीडेबल नहीं होती, बिकॉज कि नेक्स्ट जिसको आपने ईमेल भेजी है वो अकाउंट एक्टिव नहीं है। उसके बाद सर्विस ईमेल है। सर्विस ईमेल क्या होती है, जो कंपनीज की सर्विसेज होती हैं, जैसे उनके हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, वो ईमेल्स भेजते हैं, तो उसमें आपको कुछ इस तरह का नाम नजर आएगा, जैसे support@company या team@company.com। तो इस तरह की ईमेल जो होती है उनको हम सर्विस ईमेल बोलते हैं। उसके बाद नीचे इसकी आगे फॉर्म है अनसब्सक्राइब्ड ईमेल्स है। ये ऐसी ईमेल है जिसका ओनर जो है वो मैसेजेस को रिसीव करने से इनकार कर देता है। जैसे आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की अपडेट्स जो है वो आपको थ्रू ईमेल्स मिलती रहती हैं, बट आप जब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे तो फिर उसकी आपको अपडेट्स नहीं आएंगी। इस तरह की ईमेल्स को अनसब्सक्राइब्ड ईमेल कहते हैं। और उसके बाद डुप्लीकेट ईमेल है कि आपको पहले से ईमेल सेंड की गई है और दोबारा उसमें आपको मेंशन किया जाए, कि आपको किसी ईमेल के अंदर मेंशन किया जाए ये ईमेल आपको फलां डेट को सेंड की गई थी और आपको दोबारा उसके अंदर मेंशन किया जा रहा है, इसको हम डुप्लीकेट ईमेल कहते हैं। और लास्ट में जी स्पैम और ट्रैप ईमेल, ये ईमेल किसी भी स्पैमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती हैं या स्पैमिंग के लिए भी यूज की जाती हैं। तो ये हमारे पास 8 किस्म की ईमेल थी जो रूटीन में यूज होती हैं। ओके जी, अब आप ईमेल को कंपोज कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आप सबसे पहले जब कंपोज ईमेल पे क्लिक करेंगे, कंपोज ईमेल पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। आप इस विंडो में देखें, ये न्यू मैसेज की एक विंडो है, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे पहले तो आप यहां पर टू, जिसको आप सेंड करना चाह रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आप यहां पर ईमेल का सब्जेक्ट
उसका टाइटल लिखेंगे कि ईमेल के अंदर क्या है, और यहां पर आप ये सारा एरिया जो है इस पे ईमेल की बॉडी यानी कि ईमेल का सारा मैटर आप यहां पर लिखेंगे, और यहां नीचे आपके पास उस ईमेल के कंटेंट को एडिट करने के काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आज हम ईमेल को बना लेते हैं, और ये लास्ट में इसके साथ ये सेंड का ऑप्शन है। सेंड से पहले आप इसके साथ कोई चीज अटैच करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कुछ भी अटैच करना चाहते हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। फिर आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये ईमेल जो है वो जिसको भी आप भेजना चाह रहे हैं उन तक पहुंच जाएगी। ओके जी। अब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल के साथ आप चीजों को अटैच कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं अटैचमेंट्स। अब अटैचमेंट के अंदर आप क्या क्या चीजें अटैच कर सकते हैं, तो एक्चुअली इसमें इतनी ज्यादा लिबर्टी है, आप कह सकते हैं कि तकरीबन आप हर चीज ही ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं। आप उसके साथ BMP, बिटमैप, इमेज फाइल उसको अटैच कर सकते हैं। गिफ जो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है, JPEG जो है उसको आप भेज सकते हैं, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट, और उसके बाद CSV फाइल या जिप फाइल, यानी कि आप किसी भी तरह की फाइल को ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। बट याद रखें जो ईमेल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया जीमेल है, ईमेल प्लेटफॉर्म किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अटैच शुदा आइटम को भेजने से पहले स्कैन करता है फॉर वायरसेस। अगर उसके अंदर किसी तरह का वायरस होगा, कोई स्पैमवेयर होगा, तो जो ईमेल प्लेटफॉर्म है उस अटैचमेंट को फिल्टर आउट कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है फॉर द सेफ्टी ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ईमेल लिखते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ अच्छी बातों का। सबसे पहले यूज अ क्लियर प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइन, कि जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उस ईमेल का हेडिंग लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वो आप क्लियर लिखें, ताकि जब ईमेल किसी बंदे के पास पहुंचे वो उसकी सब्जेक्ट लाइन पढ़ के देख सकेगा कि वो इस ईमेल के अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर वो उसके इंटरेस्ट की नहीं है तो वो इस ईमेल को वहीं पे ही ड्रॉप कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ रीड एवरी ईमेल यू सेंड, कि अगर आप ईमेल को सेंड करने से पहले उसको तसल्ली से पढ़ें, उसमें किसी गलती के बारे में, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक, या उसके अंदर कोई और मिस्टेक या ग्लिच जो है, आप उनको अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद राइट योर ईमेल बिफोर एंटरिंग द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस, कि आप रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस लिखने से पहले ही अपनी सारी ईमेल को कंपोज कर लें। अब इसकी वजह क्या है, अगर आप रेसिपिएंट का एड्रेस पहले से डाल देते हैं और बाद में आप ईमेल को टाइप करना शुरू करते हैं, तो माइट बी पॉसिबल समहाउ किसी तरह आप सेंड बटन पे क्लिक कर बैठे तो आपकी वो इनकम्प्लीट ईमेल ही सेंड हो जाएगी। तो इसलिए आप रेसिपिएंट का ईमेल आईडी लिखने से पहले आप अपनी ईमेल को पूरा कंपोज कर लें। जब आपकी ईमेल मुकम्मल कंपोज हो जाएगी देन आप रेसिपिएंट का ईमेल आईडी लिखें, ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो। उसके बाद डबल चेक यू हैव द करेक्ट रेसिपिएंट। अगेन यहां पर हम सिर्फ रेसिपिएंट के जो एड्रेस है वहीं पर ही ईमेल को सेंड कर सकते हैं। अगर आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, कोई कॉमा या डॉट मिस कर देते हैं, कोई लेटर मिस कर बैठते हैं, तो ये ईमेल बाउंस होकर वापस आ जाएगी, क्योंकि एड्रेस ठीक नहीं है। इससे बी फोकस, जब आप ईमेल रेसिपिएंट का एड्रेस लिखते हैं उसको प्रिसाइजली लिखें। उसके बाद इंश्योर योर CC ऑल रेलेवेंट रेसिपिएंट। अब इसके अंदर ईमेल के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है CC। दैट मीन कि आपने एक ईमेल किसी क्लाइंट को लिखी है और साथ में आप उसको अपने बॉस को भी बताना चाह रहे हैं, अपने कंपनी हेड को बताना चाह रहे हैं, HR को भी बताना चाह रहे हैं, तो आप उस ईमेल को अपने क्लाइंट को तो सेंड करेंगे, लेकिन नीचे CC लिखकर उन लोगों के एड्रेसेस डाल देंगे जिनको आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि ये ईमेल मैंने इस बंदे को कर दी है। तो आप रेसिपिएंट एड्रेस में जो एड्रेस लिखेंगे उसका क्लाइंट का, और नीचे CC के अंदर आप एड्रेस अपने बॉस का लिख सकते हैं, अपने HR का लिख सकते हैं, उनके एड्रेसेस आप लिख देंगे तो वो एक कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन उनको भी डिलीवर हो जाती है। उसके बाद यू डोंट ऑलवेज हैव टू रिप्लाई ऑल। आप को जरूरी नहीं है कि सभी ईमेल्स को रिप्लाई करना पड़े। आपने देखा होगा कि जो अक्सर जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उनकी तरफ से जो ईमेल्स आपको आती हैं, रोल नंबर स्लिप्स वगैरह, उसके नीचे लिखा होता है नो रिप्लाई, यानी कि ये वो ईमेल्स हैं जिनको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आप तक सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए ईमेल्स आई हैं, आप वो इंफॉर्मेशन रिसीव करें, उसका रिप्लाई थैंक यू या वेलकम ये इस तरह की चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आपको जितनी ईमेल्स आती हैं जो आप पढ़ते हैं जिससे आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप उनका रिप्लाई करें, तो आप उसका रिप्लाई जरूर करें।
इंक्लूड अ सिग्नेचर ब्लॉक, अपना सिग्नेचर उसमें ऐड करें। ये आपकी ईमेल की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है, ये आपकी ईमेल की जो एक्यूरेसी उसको भी बढ़ाता है कि ये ऑथेंटिक ईमेल है जिसमें आपका सिग्नेचर ब्लॉक ऐड होगा। यूज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, उसके अंदर आप एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से उसको अच्छी लैंग्वेज में अच्छे वे से जो है वो लिखें। उसके बाद कीप ईमेल्स ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ईमेल्स को गैर जरूरी तौर पर लंबा ना करें। जो आपका टू द पॉइंट काम है, जो टू द पॉइंट मटेरियल है, सिर्फ वही लिखें ताकि रेसिपिएंट जो है वो अपने उस जो पॉइंट आप उसको डिलीवर करना चाहते हैं उसको फौरी अंडरस्टैंड कर सके और उसके मुताबिक आपको रिप्लाई कर सके। ओके जी, अब आपके पास ईमेल्स आती हैं, आप उसको डिफरेंट तरीके से मैनेज और अरेंज कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी कैटेगरीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके आप फोल्डर्स बना सकते हैं, उनको उन फोल्डर्स में मूव कर सकते हैं, उनको मार्क एज रीड कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं जो गैर जरूरी है। अगर कोई आपके पास स्पैम्स है तो आप उनको स्पैम्स में मूव करवा सकते हैं। आप उनको अपने इनबॉक्स से डिफरेंट फोल्डर्स बनाकर वहां पर भी सेव कर सकते हैं। ओके जी, अब आपने ईमेल के अंदर लॉगिन होना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ईमेल के लिए आपको किसी ना किसी ईमेल जो प्लेटफॉर्म है उस पर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। जब आप खुद को रजिस्टर करेंगे तो आपको वहां पर एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मिलेगा जिसके जरिए आप उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर आप गूगल का जो जीमेल है उसका एक प्रीफेस देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि आपको आपका ईमेल एंटर करने का कहा जाता है। जो आपका ईमेल एड्रेस है जो आप जब रजिस्टर करते हैं आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो आपकी आईडी है वो आप यहां पे प्रोवाइड करते हैं। जब आप उसको प्रोवाइड कर लेंगे उसके बाद आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और पासवर्ड जब एंटर कर देंगे फिर आप अपनी ईमेल तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे। दिस इज जस्ट कि आपका जो ईमेल अकाउंट है वो प्राइवेट रहे, सिर्फ आप तक रहे, कोई और एक्सेस ना कर सके और आपकी ईमेल जो है वो सिक्योर रहें। ओके जी, उसके बाद ईमेल की सिक्योरिटी जो सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, तभी आप किसी दूसरे जो आपके ईमेल प्रोवाइडर क्लाइंट्स हैं उन पर भरोसा कर सकेंगे। जैसे अगर हम जीमेल की बात करते हैं, व्हाई जीमेल इज पॉपुलर? बिकॉज फॉर वैरायटी ऑफ स्टाइल्स एंड ऑल्सो विद अ ग्रेट सिक्योरिटी, कि आपका ईमेल का जो कंटेंट है वो इनके साथ बिल्कुल सक्सेसफुली उसके अंदर महफूज रहता है, उस ऑथेंटिक सोर्स से प्रोसेस से वो होकर आता है। जिस यहां पर काफी सारे प्रोसेसेस आप देख सकते हैं। जैसे सेंडर जब ईमेल भेजता है तो वो इनबाउंड होती है मेल सर्वर की तरफ। मेल सर्वर जो है वो एसपीएफ लुकअप की तरफ देखता है, डीएनएस जो उसकी नेटवर्किंग फैसिलिटी है उनकी तरफ भेजता है। यहां से एसपीएफ रिजल्ट वापस जो है वो मेल सर्वर तक जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ईमेल जो वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर ईमेल ऑथेंटिक नहीं होगी तो एसपीएफ रिजल्ट्स से ये इस ईमेल को बाउंस बैक कर दिया जाता है। बट अगर वो ऑथेंटिक है तो डाटा के साथ मैच करवा के उसको आगे भेजा जाता है, जो डिसाइड करता है कि ये इनबॉक्स में जाएगा, ऑथेंटिक ईमेल है, प्रॉपर ईमेल है, या ये जंक ईमेल में चला जाएगा जैसे इश्तिहारों वाली ईमेल्स है या जो पब्लिसिटी वाली ईमेल्स होती हैं, या उसको क्वारंटाइन करेंगे या उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये एक्चुअली जो आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे जीमेल है उनके जो सर्वर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो ईमेल आपके पास आ रही है या जो ईमेल आप भेज रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है और उसको कहां भेजना है। अब अगर आप देखेंगे तो जीमेल के अंदर आपको काफी सारे टैब्स नजर आ जाएंगे, जैसे सोशल ईमेल है या आपके पास प्राइमरी ईमेल है, तो वो आपको उसका जो डीएनएस है वो ऑटोमेटिकली ही सेग्रीगेट कर लेता है कि ये ईमेल का जो टाइप है या जो इसका फॉर्मेट है वो क्या सजेस्ट करता है। क्या ये एक इंफॉर्मेटिव ईमेल है या ये सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट है या इसके साथ कोई ऐसी अटैचमेंट तो नहीं है जो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको सेग्रीगेट कर देगा, वो उसको स्पैम में भेज देगा या उसको एडवर्टीजमेंट की तरफ भेज देगा। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक ईमेल को कहां पर यूज करते हैं। तो बेसिकली ये कम्युनिकेट, जो बेसिक पर्पस है ईमेल का वो कम्युनिकेशन ही है। इसको हम दूसरे पीपल्स तक पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरे जो लोगों के साथ, एक से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को इंटरचेंज या इंटरेक्शन के लिए, किसी वर्क के दौरान, किसी जॉब के अंदर कोलैबोरेशन के लिए। एक बड़ी जो कंपनी है तो कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में ईमेल्स के जरिए ही कोलैबोरेट करते हैं। और इस तरह जो टुगेदर कन्वर्सेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग सीसी करके एक ईमेल को डिफरेंट लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि एक पैगाम या एक इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट लोगों तक पहुंच सके। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अमूमन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो जीमेल है, जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो सबसे ज्यादा सिक्योर भी है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी इसके अंदर हो रहा है। ओके, जीमेल के बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो इसके अंदर प्लेटफॉर्म है उसको हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास याहू है। याहू एक वक्त में बहुत ही पॉपुलर होता था, बट with the advancement in the technology, with the advancement in the options, अब याहू इतना जो पॉपुलर नहीं रहा। इसके अलावा AOL, Zoho या प्रोटॉन मेल, कॉम मेल, ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ईमेल की फैसिलिटीज फ्रॉम करते हैं। हॉटमेल भी एक ईमेल फैसिलिटी है, बट मोस्ट पॉपुलर इज जीमेल फॉर इट्स वर्सेटिलिटी एंड सिक्योरिटी। ओके, जब आप ईमेल एड्रेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको ईमेल के लिए सबसे पहले किसी ईमेल प्रोवाइडर के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे गूगल का आपको बताया गया कि आप सबसे पहले अपना ईमेल पासवर्ड, ईमेल या फोन नंबर इसके साथ लिखते हैं, फिर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। और उसके बाद अकाउंट क्रिएशन की तरफ जब जाएंगे तो आप पहले अपना नाम लिखेंगे, योर फर्स्ट नेम, योर सेकंड नेम, फिर यहाँ पे आप यूजर नेम सजेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपका गूगल भी यूजर नेम बताता है। जब आप यहाँ पर अपना यूजर नेम कोई भी अपनी मर्जी से ईमेल आईडी लिखते हैं तो गूगल आपको बता देता है कि ये ईमेल अवेलेबल भी है या ऑलरेडी कोई इसको ऑक्यूपाई कर चुका है। तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम जो है वो लिखते हैं, उसके बाद अपना पासवर्ड जो है वो 2 दफा लिखते हैं ताकि उसमें कोई गलती का चांस ना हो, वो एक जैसा हो। फिर उसको कंफर्म करके नेक्स्ट करते हैं और इस तरह से आप ईमेल के ऊपर अपना एक अकाउंट जो है वो बना लेते हैं। ओके जी, आगे मूव करते हैं। उसके बाद पासवर्ड लिखने के बाद आप अपना फोन नंबर देंगे। उसके लिए पहले आप कंट्री अपनी सिलेक्ट करेंगे कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अपना फोन नंबर लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, रिकवरी ईमेल लिखेंगे, अपना जेंडर जो है वो इनपुट करेंगे और उसके बाद आपको जो गूगल है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो दिखाएगा। आप उसको पढ़कर एग्री कर देंगे। जब आप एग्री करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो प्रोसेस होकर बन जाएगा। ये यूनिक आईडी आपको जीमेल का प्लेटफॉर्म के ऊपर लोकेट करने के लिए जरूरी होती है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन का, कि जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो सर्वर है ईमेल का, जीमेल का जो सर्वर है वो इतना इंटेलिजेंट होता है जो ये डिसाइड कर सकता है कि उसके जरिए जो ईमेल भेजी जा रही है वो क्या है, वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, तो वो किस प्रोटोकॉल के तहत ये सारा कुछ करता है। अब उनमें से कुछ प्रोटोकॉल्स हम यहां पर देखते हैं, ईमेल प्रोटोकॉल। उनमें से पहला प्रोटोकॉल है POP। POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होता है, ईमेल क्लाइंट यूज दिस प्रोटोकॉल टू सपोर्ट द सर्वर टू रिसीव द ईमेल्स फ्रॉम रिमोट सर्वर एंड लोकल क्लाइंट्स। ये जो POP प्रोटोकॉल है ये जो हमारा रिसीवर या सेंडर होता है उसको अलाउ करता है कि वो लोकल क्लाइंट से या एक्सटर्नल क्लाइंट से ईमेल्स को रिसीव या सेंड उसको कर सकता है। दूसरा प्रोटोकॉल है IMAP। इट इज स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड रिट्रीवल या इनकमिंग प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को स्टोर करता है मैसेजेस को सर्वर के जरिए और रिसिपिएंट को इनेबल बनाता है कि वो उन स्टोर्ड ईमेल्स को देख सके और उनको आगे फॉरवर्ड अगर करना चाहता है तो वो उसको कर सके। ओके, ये तीसरा जो ईमेल प्रोटोकॉल है दैट इज SMTP प्रोटोकॉल विच इज स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो प्रिंसिपल ईमेल प्रोटोकॉल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा ट्रांसफर बिटवीन ईमेल क्लाइंट एंड ईमेल सर्वर्स। ये प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको बेसिकली कंट्रोल करता है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये तीनों प्रोटोकॉल्स, इनकी एब्रिविएशंस क्या हैं और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं।
ओके जी, आज के इस डिजिटल स्किल के सेशन में यही था। अब हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो हैं वो अटेम्प्ट करके अपने जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ओके जी, यहां पे पहला क्वेश्चन ये है, टू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अगेन यहां पे हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको हम जस्ट रिकॉल करेंगे और अपने उस नॉलेज को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस लेवल तक हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट वी गो टू डैश टैब। कि एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आप किस टैब पर जाएंगे, तो हम ओपन वाली टैब पर जाएंगे। ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अगेन, ब्लैंक इज अ वर्ड प्रोसेसर दैट अलाउज अस टू एंटर, फॉर्मेट, सेव एंड प्रिंट टेक्स्ट। कि कौन सा इनमें से जो प्रोसेसर है जो हमें वर्ड को टेक्स्ट को एडिट करने और उसको सेव करने, उसको फॉर्मेट करने में मदद देता है, दैट इज एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इन सब कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज, वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट फ्रॉम डैश टैब। अगर आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी टैब को यूज करेंगे, तो फॉर्मेट टैब यूज होती है इस को फॉर्मेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक, मेक द टेक्स्ट अपीयर थिकर एंड डार्कर। कि कौन सा जो इसमें से ऑप्शन है वो टेक्स्ट को बोल्ड या थिकर या डार्कर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल बी होती है। ओके, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेट, दैट इज, ये चार जो अलाइनमेंट्स होती हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई। ये चार टाइप्स के अलाइनमेंट्स हैं जो वर्ड के अंदर आप जिसके जरिए डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। द डैश टैब लेट्स यू कंट्रोल द लुक एंड द फील ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इनमें से कौन सा जो टैब है वो आपको उसकी लुक को, जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका पेज है, उसकी लुक को कंट्रोल करता है, दैट इज अ लेआउट। लेआउट जो है वो ऐसी टैब है जिसके अंदर आप पेज से रिलेटेड उसकी ओरिएंटेशन, उसके मार्जिन या उसकी लुक या उसके स्टाइल जो है वो सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। वी कैन इंसर्ट द इमेज इन द वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फ्रॉम द डैश टैब। कौन सी टैब है जिसके जरिए हम जो एक इमेज है वो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी इमेज को या किसी टेबल को उसके अंदर अटैच कर सकें। नेक्स्ट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी। कॉपी करने का जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल सी। कंट्रोल सी जो है वो शॉर्टकट की है कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट इज, वी कैन इंसर्ट द टेबल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम डैश टैब। तो हम इंसर्ट टैब के जरिए एक टेबल को या पिक्चर को या किसी भी स्मार्ट आर्ट या शेप को ऐड कर सकते हैं। Then dash appears at the top margin of the word document। कौन सी चीज है जो टॉप मार्जिन में नजर आती है, दैट इज अ हेडर। हेडर जो है वो सबसे ऊपर नजर आता है, फुटर जो है वो बॉटम पर होता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास सॉरी यहां मैंने पूछा है डॉक्यूमेंट के टॉप पर क्या नजर आता है, तो उसमें एड्रेस बार होती है। टू प्रिंट द वर्ड डॉक्यूमेंट वी कैन गो टू विच टैब। तो उसके लिए प्रिंट करने के लिए हम होम टैब के ऊपर प्रिंट का एक ऑप्शन होता है, हम उस पर क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट ले सकते हैं। द इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज टू क्रिएट इट ऑन डैश। इजीएस्ट वे एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने का वो हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर आप आसानी से कोई भी जो प्रेजेंटेशन है उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू ईमेल। न्यू ईमेल बनाने का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल एन। उसके बाद इट इज ऑलवेज सेफ टू डैश योर अकाउंट इफ नॉट यूजिंग इट। अगर आप अपने अकाउंट को यूज नहीं कर रहे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको साइन आउट कर देना चाहिए। साइन आउट जब आप करेंगे आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो स्टूडेंट, डिजिटल स्किल्स के हवाले से होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा और आपने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।